गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब तक हम अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में विकास पढ़े। विकास पढ़ने के साथ साथ हम विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, इसको देखे। और हम देखे आय और उनके लक्ष्य, कि आय के साथ साथ इनकम के साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं। भौतिक वस्तुओं के साथ साथ कुछ अभौतिक वस्तुएं भी हमारे जीवन में होती हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की। तो राष्ट्रीय विकास को पढ़ने से पहले थोड़ा से राष्ट्रीय विकास के बारे में आप लिख लीजिए। कुछ 2-3 अवधारणाएं हैं, उनको मैं लिखाऊंगा। आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, लिखिए राष्ट्रीय विकास क्या होता है। तो पहले तो आय लिख लीजिए। कल आय के बारे में बताए थे, आय क्या होती है। तो उत्पादन के वे सभी साधन जिनसे मुद्रा का अर्जन किया जा सके, आय कहलाते हैं। उत्पादन के वे सभी साधन जिनसे मुद्रा का अर्जन किया जा सके, आय कहलाते हैं। आय के निम्नलिखित साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। एक एक करके लिखेंगे। नंबर 1 पे भूमि, नंबर 2 पे पूंजी, नंबर 3 पे श्रम, नंबर 4 पे संगठन, नंबर 5 पे साहस। तो ये तो हो गई आय। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास की। तो आप आय लिखिए, आय किसे कहते हैं। चलो आय लिखे हो तो यहीं पे आप लिख लो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, फिर हम राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे। नहीं, एक लाइन में आप लिख लीजिए राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। किसी राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास ही उस राष्ट्र का राष्ट्रीय विकास कहलाता है। किसी भी राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास ही उस राष्ट्र का राष्ट्रीय विकास कहलाता है। अब हेडिंग डालो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि किसी भी देश के नागरिकों की जो आय होती है, किसी भी देश की नागरिकों की जो कुल आय होती है, एक वर्ष में जो भी इनकम होती है, उसका योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो जब किसी भी देश के व्यक्तियों की आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो उस राष्ट्र की आय बढ़ती है और वह राष्ट्र समृद्धि की ओर जाता है, प्रगति की ओर बढ़ता है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही किसी राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही किसी राष्ट्र की समृद्धि का पता लगाया जाता है कि वह राष्ट्र विकसित देश है कि विकासशील देश है। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो गई। यहाँ पर एक वित्तीय वर्ष है। तो हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है वह हमारे यहाँ एक वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम उत्पादन के मौद्रिक मूल्य से है। तो अब तक आप लिखे आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय क्या होती है। किसी भी देश के व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है, उसका कुल योग ही राष्ट्रीय आय होता है एक वित्तीय वर्ष का। अब राष्ट्रीय आय की बात करें तो हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय के क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के 3 क्षेत्र होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। अब नंबर 1 डालिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में लिखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र, हेडिंग आप डालें राष्ट्रीय आय के क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। पहले नंबर पर हेडिंग डालिए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो लिखिए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके
जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। जैसे कृषि कार्य, खनन कार्य, मत्स्य पालन, दूध का व्यवसाय, डेयरी लिख सकते हैं इसको, डेयरी आदि। पशुपालन भी लिख लीजिए इसमें, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, खनन, डेयरी, विकास आदि, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हुई। अब नंबर 2 लिखिए द्वितीयक क्षेत्र। तो प्राकृतिक संसाधन आप पीछे पढ़े हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो हमें ईश्वर के द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए हैं तथा जिनकी आर्थिक उपयोगिता है और जो सांस्कृतिक रूप से संभाव्य हैं, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, आर्थिक रूप से संभाव्य हैं, वे हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिन वस्तुओं को हम बनाते हैं, जिनका उत्पादन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल करके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? कृषि कार्य आता है, खनन कार्य आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, आपका डेयरी आता है। ये सब किसमें आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में। अच्छा, वानिकी लिख लीजिए, इसमें एक चीज़ और आता है, वानिकी, वनों पर जिनका जीवन निर्भर होता है, जो वनों से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, बेचते हैं, तो वन क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अब दूसरा लिखिए द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में लिखिए कि प्राकृतिक उत्पादों को या प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा, प्राकृतिक उत्पादों को या प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाता है, या उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित करना प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना। कपास क्या है? आपका प्राकृतिक संसाधन है और इससे आप क्या बना दिए? कपड़ा बना दिए। कपड़ा कैसे बनाए? औद्योगिक कारखाने में विनिर्माण की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लौह अयस्क से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, और उदाहरण आप लोग लिखेंगे। तीसरा लिखिए तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों में कौन से आती हैं? वे सभी सेवाएं और व्यवसाय शामिल हैं जो ऊपर के दोनों क्षेत्र में नहीं आते हैं। वे सभी क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे सभी क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे आपका तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां कौन कौन सी हैं? जैसे परिवहन है, संचार है, व्यापार है, शिक्षा है, बैंक है, बीमा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। ये आपके क्या हैं? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय के क्षेत्र हो गए। राष्ट्रीय आय के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अब बात करेंगे राष्ट्रीय आय के, हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय आय के घटक। राष्ट्रीय आय के 4 प्रमुख घटक होते हैं। हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय आय के घटक। राष्ट्रीय आय के 4 प्रमुख घटक होते हैं। नंबर 1 लिखिए जीडीपी। जीडीपी इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा लिखिए जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा लिखिए एनडीपी। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद। चौथा लिखिए एनएनपी। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट।
निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये 4 प्रकार के राष्ट्रीय आय के घटक होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको जीडीपी बता देंगे, क्योंकि अक्सर आप समाचारों में सुनते होंगे भारत की जीडीपी गिर गई, भारत की जीडीपी बढ़ गई। तो ये जीडीपी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लिखे राष्ट्रीय, आज हम लिखे क्या क्या, विकास किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, आय क्या होती है, आय के प्रमुख साधन कौन कौन से होते हैं। फिर हम लिखे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं, फिर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रीय आय के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक, तो बात, अच्छा राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, इसका एक सूत्र होता है, वहीं पे लिख लेना। जहां आप राष्ट्रीय आय लिखें परिभाषा, तो वहीं पर नीचे लिख लेना, राष्ट्रीय आय बराबर देश की कुल जनसंख्या, नहीं, राष्ट्रीय आय बराबर लिखना, राष्ट्रीय आय बराबर देश के प्रत्येक व्यक्ति की 1 वर्ष की जो इनकम, वो परिभाषा में आप लिख लें। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय में इसको लिखाएंगे, जब प्रति व्यक्ति आय लिखाएंगे, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय अब लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए, प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, इसके बारे में कल लिखेंगे। आज आप इतना लिखिए, पढ़िए, इसको समझिए, जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप पूछिए।